नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है यूपी टेट संस्कृत के लिए। देखिए, संस्कृत में इस वीडियो के अंदर हम 4 टॉपिक का आज आपको रिवीजन कराने वाले हैं। देखिए, पहला टॉपिक है वर्णमाला। संपूर्ण वर्णमाला A to Z आपको पॉइंट इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। गिनती वाला टॉपिक कंप्लीट बिल्कुल रिवीजन कराएंगे इस वीडियो के अंदर। विभक्ति आपका तीसरा टॉपिक है, इस टॉपिक का भी रिवीजन कराएंगे। और चौथा टॉपिक है कारक। दोस्तों, ये ऐसे टॉपिक हैं, अगर इस वीडियो को संपूर्ण वीडियो को आपने देख लिया तो समझो 6 से 7 नंबर आपके कहीं पे भी नहीं गए हैं, 6 से 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरुआत। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। देखिए, काफ़ी भाई बहनों के कॉल SMS आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जवाब देने में। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एक साथ सभी को मैसेज चला जाएगा। यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 संस्कृत नोट्स, ठीक है। बेहतरीन आपको संपूर्ण थ्योरी नोट्स मिलेगा। 3000 MCQs टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। PYQ 2011 से 22 तक के मिलेंगे और 30 मॉडल पेपर आपके लिए मिलेंगे। ये सारा सब कुछ मिलेगा आपके लिए A to Z। यूपी टेट के साथ साथ ये नोट्स जो हैं वो सुपर टेट में भी आपके काम आएंगे। इसके लिए जो सहयोग राशि है वो 99 रुपीज़ है। ये आपके सामने फ़ोन पे नंबर दे रखा है 8650415957। आप अपना पेमेंट कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो सूचना समाप्त होती है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिएगा, पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर है। पहला टॉपिक क्या कह रहा है? टॉपिक का नाम है, देखिए, वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। तो देखो, प्रयत्न की सबसे पहले परिभाषा समझो। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। जो प्रयत्न है 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? देखिए, एक है आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। ये रिवीजन के तौर पे क्लास लेंगे, ठीक है, आपकी रिवीजन करवा रहे हैं। तो अगली देखिए जो हेडिंग है आपकी वो है आभ्यंतर प्रयत्न। तो ये क्या होता है समझो। देखो, मुख के अंदर होने वाली चेष्टा, मुख के अंदर होने वाली चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण से पहले होती है, इसे हम क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर जो प्रयत्न होते हैं ये 5 प्रकार होते हैं। स्पष्ट, देख लीजिए यहाँ स्पष्ट, और ये है आपका ईषत् स्पष्ट। यहाँ पे ईषत् स्पष्ट लिखा है और ईषत् विव्रत, यहाँ पे विव्रत है, ये आप थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ईषत् विव्रत है, इसके बाद विव्रत है और संव्रत है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो संपूर्ण रिवीजन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। चारों टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट। अब आपको यहाँ पे समझना है। देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न ताल का है, मैंने आपसे कहा था पहले ही, ये आपके स्पष्ट है, ठीक है, स्पष्ट आभ्यंतर। और सेकंड जो है आपके वो ईषत् स्पष्ट है, इसके बाद ईषत् विव्रत हैं और विव्रत और संव्रत। ठीक, किसके अंतर्गत क्या आता है थोड़ा सा समझो। देखो, यहाँ पे स्पष्ट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, ठीक। ये जो है ये स्पष्ट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो। देखो, इस आभ्यंतर प्रयत्न में जिह्वा, जीभा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि का उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, इसलिए हम क्या कहते हैं इन्हें? स्पर्श बड़ कहते हैं। ये जो होते हैं वो का से माँ तक होते हैं। ये जो होते हैं वो का से माँ तक होते हैं। टोटल जो इनकी संख्या होती है, इनकी संख्या 25 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। तो ये स्पर्श व्यंजन आपको ध्यान में रखने हैं। कचट, तप, क्या ध्यान रखोगे आप? कचट, तप, ठीक है। ये देखिए, कचट, तप, ये सीरियल आपको याद रखना है। टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। सेकेंड है, देखिए, ये है ईषत् स्पष्ट। ईषत् स्पष्ट, ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा स्पष्ट। थोड़ा स्पष्ट का अर्थ है छुआ गया। क्या है? छुआ गया। यानी इस प्रयत्न में जो जीवा है वो उच्चारण स्थान से थोड़ा स्पर्श करती है, ठीक है। ये कौन कौन से हैं तो इनके बारे में समझो। ये जो हैं आपके वो अंत्यस्थ बड़ है, जिन्हें जो महेश्वर सूत्र है वो एड़ के अंतर्गत आता है। या वा रा ला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ईषत् विव्रत, क्या है? ये आपका ईषत् विव्रत है। तो यहाँ पे समझिए, देखो ईषत् विव्रत क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा आप। तो चलिए, बात हो रही थी ईषत् विव्रत की, तो इसको भी समझ लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक।
अब देखो इसमें क्या होता है, ईसत का अर्थ होता है थोड़ा विवृत का, ईसत का जो अर्थ होता है थोड़ा विवृत का अर्थ है खुला हुआ, ठीक है, थोड़ा विवृत का अर्थ है दोस्तों खुला हुआ, यानी इसमें जीवा को कम उठाना पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, सल, इसके अंतर्गत क्या आता है, सल, ठीक है। तो ये सा और हा, तीनों सा हैं और इसके अंतर्गत हा हैं। अब देखिए विवृत, विवृत के अंतर्गत क्या आता है, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, यानी कि इनके उच्चारण स्थान में मुंह खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ये विवृत हैं, कौन कौन से हैं, देखिए अच हैं, ठीक है, आ ई उ ऋ लिर ए ओ ए ओ, ये अच हैं, ठीक है। ये स्वर जो हैं ये विवृत के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार है संवृत, ठीक, संवृत का अर्थ होता है ढका हुआ या फिर बंद, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है प्रयोग करने पर, अर्थात उच्चारण में जो हस्व यानी हा का प्रयत्न संवृत होता है, तो इसके अंतर्गत आ आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिए अब सेकंड नंबर वाला देखिए, वहाँ प्रयत्न। तो वहाँ प्रयत्न क्या है, देखो मुख के बाहर होने वाली चेष्टा, मुख के बाहर होने वाली चेष्टा जो वर्णों के उच्चारण के समय दिखाई देती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं वहाँ प्रयत्न। वहाँ प्रयत्न होते हैं, ये 11 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 11 प्रकार हैं, चलिए उनको भी देखते हैं। ये आपके वहाँ प्रयत्न के 11 प्रकार हैं, ठीक है। ये आपके दे रखे हैं, देखिए पहले नंबर पे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और तुरंत, ये आपके 11 हैं। इनकी संख्या कितनी है, 11 है, ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ प्रयत्न कितने हैं, 11। तो वर्गों का अभ्यांतर एवं वहाँ प्रयत्न आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं अगला जो टॉपिक है क्या है। तो चलिएगा अब जो अगली हेडिंग है आपकी वो है संस्कृत में बड़। बड़ क्या है, तो बड़ की देखिए परिभाषा है, क्या दे रखा है, जिस ध्वनि का और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है उसे बड़ कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, का, खा, गा आदि, ये क्या हैं, बड़ हैं, ठीक है। मतलब आगे समझो, यानी यह सबसे छोटी ध्वनि इकाई है, यह सबसे छोटी क्या है, ध्वनि इकाई है। संस्कृत में अक्षर क्या है, अक्षर के बारे में समझिए। देखो संस्कृत है, संस्कृत में अक्षर क्या है, परिभाषा समझो, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना उच्चारणीय समूह अक्षर कहलाता है। तो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना, ठीक है, मेल से बना उच्चारणीय समूह जो है अक्षर कहलाता है। उदाहरण जैसे देखिए का दिया है, तो का धन बड़ा आ, ये क्या बना, एक अक्षर हो गया। ये जो है वो दो वर्णों से मिलके बना है, जैसे का हो गया और बड़ा आ हो गया, ठीक है। बड़ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार हैं उनके बारे में समझिए। देखिए बड़ जो 2 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, एक है स्वर, दूसरा है व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन को अच्छे से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़, जैसा कि स्लाइड में दर्शाया गया है, बड़, ठीक है। बड़ 2 प्रकार के हैं, स्वर है और व्यंजन है। तो सबसे पहले आप समझो स्वर। स्वर में भी क्या है, देखिए पहला वो आपका ह्रस्व है, दूसरा दीर्घ है, तीसरा आपका प्लुप्त है, ठीक है। तो स्वरों के भेद को समझ लीजिएगा। देखिए ह्रस्व के बारे में समझो, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ और ले, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। दीर्घ क्या है, दीर्घ के बारे में समझो, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ओ, ए, औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। इसी प्रकार है प्लुप्त स्वर, ठीक है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक यथार्थ 3 मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वरों की पहचान के लिए क्या है, ये देखिए जो साइन आप देख रहे हो इस प्रकार से, ठीक है, ये चिन्ह बताया गया है। तो ये आपके प्लुप्त स्वर हैं और इसका जो यूज होता है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, मंत्रों में इसका यूज होता है। तो चलिए अब बात करते हैं व्यंजन की। अब बात यहाँ पे करते हैं व्यंजन की। तो चलिए व्यंजन के बारे में थोड़ा सा समझो। देखो व्यंजन कौन कौन से हैं, यहाँ पे जो पहला है वो है स्पर्श व्यंजन, इसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन, इसके बाद ऊष्म व्यंजन और इसके बाद आएगा देखिए आपका मिश्रित और संयुक्त। तो एक एक करके समझिएगा। जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं यहाँ पे वो देखिए आपके का से लेके माँ तक हैं। टोटल 25 स्पर्श व्यंजन हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रिक आपको याद रखनी है, कचट तप, कचट तप, ठीक है। का, कचट तप, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग।
पांचों वर्ग के कुल मिला के 25 जो है आपके वर्ण जो हैं वो स्पर्श व्यंजन है। नेक्स्ट है अंत्यस्थ। तो अंत्यस्थ क्या है, देखो अंत्यस्थ हैं आपके एड़। एड़ के अंतर्गत क्या आता है, या व राला, ये आपके कितने हैं, 4 हैं। इसी प्रकार से ऊष्म है, ऊष्म क्या है, सल, तीनों सा हैं और हाँ हैं, तो ये क्या है, 4 हैं। मिश्रित और संयुक्त, तो मिश्रित और संयुक्त के बारे में देख लीजिए। चलिए मिश्रित देखिए, मिश्रित का मतलब है जो दो वर्णों के आपके मेल से बनता है वो मिश्रित होता है। जैसे छा, त्रा, ज्ञा आदि, ठीक है। जैसे छा है तो किस से मिलके बना है, तो ये देख लो, आधा का है, आधा सा है और धन आ, ठीक। तो इस प्रकार से ये तीनों ध्यान रखना, आपका छा, आपका त्रा और आपका ज्ञा, ये तीनों क्या है, ये मिश्रित और संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो चलिएगा, अब आपने देख लिया मूल स्वर, यानी मूल स्वर प्रकार कौन कौन से, प्रकार में हम मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋण, ले, ऋण, तो ये क्या है, 5 हैं। और बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ऋण, ठीक है। ए, ओ, औ, ये क्या है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो चलिएगा आप समझिएगा आयोग बहा, ठीक है। आयोग बहा क्या होते हैं, तो चलिए यहाँ पे भी समझते हैं चीज़ों को, परिभाषा समझो। जो वर्ण स्वर और व्यंजन के साथ जुड़कर उच्चारित होते हैं, यानी जो वर्ण स्वर और व्यंजन के साथ जुड़कर उच्चारित होते हैं लेकिन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, उन्हें आयोग बहा कहते हैं। आसान भाषा में समझो, यह खुद अकेले नहीं बोलते, हमेशा किसी के साथ आते हैं, हमेशा किसी के साथ आते हैं। आयोग बहा के प्रकार कौन कौन से हैं, संस्कृत में 3 आयोग बहा माने जाते हैं। जैसे देखिए अनुस्वार, जैसे क्या है, अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार, विसर्ग, और देखिए जीवामूलीय, तीसरा क्या है, जीवामूलीय। तो चलिए आगे क्या है समझिए। तो चलिएगा अनुस्वार को समझिएगा। अनुस्वार, ठीक है, परिभाषा, जो ध्वनि नाक यानी नसका से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। चिन्ह आप देख रहे हो, ये डॉट वाला चिन्ह है, ये आपका क्या है, अनुस्वार है। उदाहरण देखिए, जैसे सा के ऊपर देखिए ये डॉट वाला जो चिन्ह लगा है, अनुस्वार लगा है। धन स्कृत यानी संस्कृत, अंश कंठ, ये जो आप साइन देख रहे हो ऊपर, अंकी बिंदी इस प्रकार से डॉट देख रहे हो, यही निशान है अनुस्वार का, यही चिन्ह है अनुस्वार का। चलिए इसमें क्या होता है, इसमें आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है, उसमें जो है आवाज़ जो है वो नाक से निकलती है। अब जो अगली हेडिंग है वो है विसर्ग। तो विसर्ग के बारे में समझिएगा। देखो परिभाषा समझो विसर्ग की। इसमें उच्चारण के समय श्वास जो है हवा बाहर निकलती है उसे विसर्ग कहते हैं। जिसमें उच्चारण के समय हवा बाहर निकलती है उसे विसर्ग कहते हैं। चिन्ह देख लीजिए, चिन्ह क्या है, ये आपका विसर्ग है। जैसे उदाहरण रामा, उदाहरण क्या है, रामः, ये क्या है, विसर्ग है। चलिए आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं, समझिएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें हा यानी हल्की ध्वनि आती है। जैसे आपने लिखा फलाहा, ठीक है, ये देखो इसे पढ़ोगे आप फलाहा, तो ये विसर्ग लगा है फलाहा, तो इसमें क्या है, इसमें हल्की यानी हा जैसी ध्वनि निकलती है। चलिए अगली देखिए जीवामूलीय। तो देखो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। जीवामूलीय को समझिएगा। देखो यह विसर्ग के ही रूप होते हैं, ये क्या है, विसर्ग के ही रूप होते हैं। जैसे अनुस्वार, विसर्ग, आयोग बहा। अनुस्वार मतलब ये समझ रहे हो, नाक से ध्वनि निकलती है। विसर्ग यानी श्वास से ध्वनि, और आयोग बहा यानी स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये जो जीवामूलीय हैं ये भी एक विशेष प्रकार के क्या हैं, विसर्ग के ही रूप हैं। यहाँ पे समझिए, देखिए जीवामूलीय और उपध्मानीय, ठीक है, ये विसर्ग के ही रूप है। जैसे प्रकार हो गए आपके दोनों, कहाँ आता है और उदाहरण देखो। जीवामूलीय में का जो है वो खा से पहले आता है, उपध्मानीय में पा जो है वो फा से पहले आता है। जैसे का खा से पहले आता है, देखो दो उदाहरण देखो, दुख। इसी प्रकार से इसमें देखो आप फल, दुफल, ठीक है। चलिएगा अगला जो टॉपिक है अपना वो है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण के स्थान के लिए ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 101% पेपर में छपता है। जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो मुंह के जिस भाग से ध्वनि निकलती है वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे आसान ट्रिक समझो, कचत, टप,
ये 5 स्थान हैं, कचत तप। क्रम ध्यान रखो, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा डीप में नहीं जाएंगे। का मतलब होता है कंठ, चा का मतलब तालु, ध्यान रखना, टावर यानी मूर्धन्य हो जाएगा, ता से दंतव्य हो जाएगा, पा से ओष्ठ्य हो जाएगा। तो ये कचट तप ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या कह रही है, देखो उच्चारण स्थान 8 प्रकार के माने गए हैं। उच्चारण स्थान जो है वो 8 प्रकार के माने गए हैं, जैसे ओरा यानी छाती, कंठ यानी गला, तालु यानी ऊपर का भाग, मूर्धा यानी पीछे मुड़ी हुई जीभ, और दंत यानी दांत, ओष्ठ मतलब ओठ हो गए आपके, और नसका यानी नाक, और जीवा मूल्य मतलब जीभ का आधार। चलिए अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड ये वाली स्लाइड है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस प्रकार से आप पहला कॉलम बनाओगे, इसमें लिखोगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। इसके बाद है ये देखिए व्यंजन है। व्यंजन आपको बांटना है, ये आपका पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है और चौथा वर्ग है, और ये पंचमा है तो ये नासिक कहलाएंगे ये। इसके बाद अंत्यस्थ का कॉलम बनाना है, ऊष्म का कॉलम बनाना है, और ऊष्म को 3 भाग में, ये 3 कॉलम इसमें बनाने हैं। इसके बाद स्वर आ गए, स्वर में मूल स्वर और संयुक्त स्वर, तो इसके 2 कॉलम आप खड़े में बना लो। चलिए एक एक बात को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब देखो पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में पूछेगा कंठ के अंतर्गत क्या आएगा। तो कंठ के अंतर्गत क्या आएगा, का, खा, गा, घा, डा से डमरू, और विसर्ग है, हा है, छोटा है, बड़ा है, ये जो हैं ये आपके कंठ के अंतर्गत आएंगे। तालु के अंतर्गत ये वाला पूरा कॉलम है, मूर्धा के अंतर्गत देखिए ये पूरा कॉलम है, और दंत के अंतर्गत ये आएगा, ओष्ठ के अंतर्गत ये आपका दे रखा है। इस क्रम से आपको याद करना है। कंठ तालु जो है वो ए हो जाएगा, कंठोष्ठ आपका ओ हो जाएगा, दंतोष्ठ आपका बा हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो मेन बातें हैं उनको समझिए। आप जो क्रम से जो आप स्पर्श व्यंजन है ये तो आप क्रम से लिख लोगे। अंत्यस्थ में आपको कंठ वाला कॉलम ये वाला खाली छोड़ना है। इसके बाद या, रा, ला इस प्रकार से लिखना है। ये टेबल आपको पूरी बनानी है। अगर इस टेबल को आप सीख गए तो हिंदी और संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी, वर्णमाला आपको तैयार करने में बहुत आसानी होगी। इसी प्रकार से ऊष्म वाले में 3 कॉलम बनाओगे खड़े में। तो पहला वाला कॉलम कंठ वाला छोड़ना है, सा, तीनों सा लिख देने हैं। इसी प्रकार से ऊष्म में जो अगले कॉलम में जाओगे तो यहाँ पे विसर्ग लिखना है और फिर हा लिखना है। ये हो गया आपके ऊष्म वाला कॉलम कंप्लीट हुआ। मूल स्वर में देखिए मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर में कंठ वाले में ही छोटा, बड़ा, इसके बाद छोटी, बड़ी, ऋण, रिल और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये हो गया मूल स्वर। संयुक्त स्वर में देखिए ए और ए आएगा आपका कंठ तालु के अंदर। इसी प्रकार से कंठ ओष्ठ के अंतर्गत आएगा ओ और दंत ओष्ठ के अंतर्गत आएगा अंत्यस्थ में या, रा, ला, बा होता है तो ये आपका आ गया बा। इस प्रकार से आपको बनानी है टेबल। अब देखो आगे समझो। इसमें आगे जो क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछेगा भाई आप ये बताओ अघोष कौन से होते हैं, सघोष कौन से होते हैं, तो आज उनको भी आप जान लो। देखो पहला वाला जो है ये आपका अघोष है, दूसरा वाला भी आपका क्या है, अघोष है। ये दोनों जो हैं पहले दूसरे वर्ग ये आपके अघोष हैं, ठीक है, अघोष हैं। इसके बाद जब आप पहुँचोगे ऊष्म में तो ऊष्म के अंदर जो आपका ये सासा वाला है ये आपके अघोष हैं, ये आपके क्या हैं, अघोष हैं। बकाया देखिए यहाँ से यहाँ तक जो भी बचे आपके ये सारे के सारे सघोष बढ़ हैं, सारे के सारे सघोष बढ़ हैं। तो ये भी बात आपने समझ ली, सघोष और अघोष भी आप समझ गए। अब देखो एक बात आपकी और रह गई है, आपसे पेपर में पूछता है अल्पप्राण और महाप्राण कौन से हैं। चलो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो पहला वर्ग है आपका, ये आपका अल्पप्राण है, इसके बाद आएगा महाप्राण, इसके बाद फिर अल्पप्राण, इसके बाद फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण और फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्पप्राण। ये प्रक्रिया इस तरीके से चलती रहती है। और जब आपका हा आएगा तो यहाँ पे आएगा आपका, एक मिनट चेक करता हूँ कहीं पे मिस्टेक हो गई मुझे लगता है। देखिए ये आपका मैंने बताया अल्पप्राण है और दूसरा वाला महाप्राण है, ये भी आपका अल्पप्राण है, फिर महाप्राण है और फिर अल्पप्राण है। नासिक पे आपको रुक जाना है, नासिक पे आपको रुक जाना है, ठीक है। ये हो गए अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, ये आपको रुक जाना है। इस प्रकार से जब आप अंत्यस्थ पे आओगे, अंत्यस्थ पे या, रा, ला पे आओगे तो फिर आपको
अल्पप्राण से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, अल्पप्राण, महाप्राण और अल्पप्राण, महाप्राण, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ये नीचे की तरफ आओगे, ये सारे के सारे आपके अल्पप्राण हैं, ये आपके महाप्राण हैं, फिर अल्पप्राण हैं, फिर महाप्राण हैं, फिर अल्पप्राण हैं, फिर आपके अल्पप्राण हैं, फिर महाप्राण हैं, अल्पप्राण हैं और महाप्राण हैं। तो इस प्रकार से ये टेबल पूरी की पूरी आपको याद करनी है। इसके बाद क्या पूछा जाता है, समझो। देखो, एक सूत्र बनते हैं, सूत्र संस्कृत में पूछे जाते हैं। जैसे कंठ का सूत्र क्या होगा, तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये आपको कुछ भी नहीं करना, पेपर में ये नहीं पूछता कि सूत्र आप लिखिए, ये नहीं पूछेगा। ये सूत्र आपको दिया होगा, आपसे ये पूछेगा आप बताओ ये किसका सूत्र है, तो आप कहोगे कंठ का है। इसकी पहचान मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंठ में का से स्टार्टिंग हो रही है, तो देखो अगुर्य विसर्जनीय है लिखा हुआ, इसमें जो का है ये का मिलेगा। बकाया किसी सूत्र में कंठ के अलावा किसी में भी का नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तालु में, तो देखो ये लिखा है तालु में, तालु जो है चा वर्ग से, चा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी चा आ रहा है, तो ये सूत्र देख के पहचान लेना, ये तालु का सूत्र है। इसी प्रकार से देखो मूर्धन्य में ये टा आ रहा है, तो यहाँ पे भी टा आ रहा है मूर्धन्य में, तो टा को देख के पहचान लोगे आप, ये मूर्धन्य का सूत्र है। इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको पता करना है, ये दंतव्य का है, तो दंत का देखिए ता आ रहा है पहला, तो इसमें भी ता है, इसमें ता देख के पहचान लोगे कि ये दंत का सूत्र है। ओष्ठ्य में देखिए पा फा से स्टार्टिंग है, तो इसमें के अंदर क्या है, पा है। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ ना कुछ आपको पहचान जो है सभी में मिलेगी देखने के लिए। अब देखो कंठ तालु, इसके क्या है, ए दैतो कंठ तालु, ये वाला सूत्र इसका है। कंठ ओष्ठ, तो ओ दैतो कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ, तो यह बकरास्य दंत ओष्ठ, ये सारे सूत्र हैं। ठीक है, ये रिवीजन क्लास है, इसलिए फटाफट सरसरी नज़र से एक बार करा देता हूँ मैं आपको। चलिए अगला जो टॉपिक है वो है गिनती, तो इस टॉपिक की भी रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ से भी 1-2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको कुछ नहीं करना, 1 से 100 तक की गिनती आपको याद करनी है, बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ याद नहीं करना। 1 से लेके 10 तक की गिनती आपको याद करनी है, और 1 से 10 तक की गिनती जनरली आपको याद ही होती है। जैसे देखिए एका क्या है, एका मतलब एक, इस प्रकार से आपको एकम भी मिल सकता है। ये 3 रूपों में चलेंगे, जो आपको बता रहा हूँ ये 3 रूपों में चलेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ये 3 रूपों में चलेंगे। तो एकम भी मिल सकता है, और ये है एका, तो इस प्रकार से एका भी देखने को मिल सकता है। तो एका मतलब 1, 2 का मतलब 2, त्रय का मतलब 3, चतुर्वार का मतलब 4, पंच का मतलब 5, षष्ठ का मतलब 6, सप्त का मतलब 7, अष्ट का मतलब 8, नव का मतलब 9, 10 का मतलब 10। यहीं तक याद करनी है, बकाया आपको कुछ भी याद नहीं करना। बकाया क्या याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, बकाया आपको याद रखना है। देखिए 10 को बोलते हैं 10, 20 को बोलते हैं बिसंती, 30 को बोलते हैं त्रिशन, 40 को बोलते हैं चतुराशित, 4 को क्या बोलते हैं, चतवारिशत। ठीक है, 50 को बोलते हैं पचासत। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, बकाया कुछ भी याद नहीं रखना है। अब देखो मान लो आ गया 11, तो 11 आ गया, ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 10, और 10 में 1 ऐड कर दो। 10 जैसे आपने लिखा 10 में आपने 1 कर दिया 11, तो 1 को क्या लिखोगे, 1 को एका तो लिखोगे, एका। ठीक है, तो ये बन गया एका 10, एका 10। इसी प्रकार से आगे देखिए, अगर 12 आएगा तो 12 को क्या बोलोगे, 2-10। ठीक है, क्या बोलोगे आप, 2-10, त्रोदश, चतुर्दश, पंचदश, छठदश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश। अब यहाँ पे आपको रुकना है। अब आ गया बिसंती, बिसंती मतलब 20। ठीक है, अगर यहाँ पे आप लगा दोगे एकोन बिसंती, यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, एकोन बिसंती। ठीक है, ये लगा है एकोन बिसंती, तो बिसंती का मतलब है 20, एकोन का मतलब 1 कम, 20 में 1 कम 19। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो जब आप बिसंती पे पहुँच जाओगे, जब आप बिसंती पे पहुँचोगे तो यहाँ पे मिलेगा बिसंती, बिसंती से पहले 1 मिलेगा, तो 20 का मतलब 20, 1 का मतलब 1, 21 हो गया। ठीक है, 1 बिसंती, 2 बिसंती, त्रि बिसंती, चतुर बिसंती, पंच बिसंती, तो इस प्रकार से आपको सारे याद हो जाएंगे। जब पहुँचोगे 29 पे तो ध्यान रखना है नव बिसंती। ठीक है, इसी को बोलेंगे एकोन त्रिसंत, यानी 30 का मतलब होता है त्रिसंत, और त्रिसंत ये कह रहा है एकोन त्रिसंत, एकोन का मतलब है 1 कम, यानी 30 में 1 कम, तो कितना हो गया, 29 हो गया। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर त्रिसंत पहुँचोगे तो 1 त्रिसंत यानी 31 हो गया, 30 में 1 जोड़ा 31 हो गया।
द्वि त्रिसंत, त्रिसंत, इस प्रकार से सारे आपको याद हो जाएंगे। नव त्रिसंत आपको याद रखना है और एकोन चतुरासित, ठीक है। तो चतुर्वारिशत में 40 और एकोन एक कम हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 39। इसी प्रकार से आपको 50 याद रखना है। 50 बोलते हैं इसको, ठीक है, 50 बोलते हैं और एक कम हो जाएगा तो एकोन 50। बकाया सारे के सारे उसी क्रम में चलेंगे। चलिए 1 से 50 तक हो गए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या रखना है याद, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आपको याद रखना है, देखिए सृष्टि यानी 60, सप्तमी सप्तति यानी 70, अशीति यानी 80, नवति यानी 90 और सप्तम यानी 100। ये आपको याद रखनी है, बकाया कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक। अब आपको पता है, अगर आप मान लो क्या करना है आपको, 60 में 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 61, ठीक है। 2 जोड़ोगे तो 62, 3 जोड़ोगे तो 63, तो इसी प्रकार से 69 तक पहुंच जाओगे आप, 69 हो जाएगा और आ जाएगा सप्तति यानी 70 और एकोन सप्तति, तो आपका एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 69, ये आपको ध्यान रखना है। 60, ठीक है, अगर आ जाए यहाँ पे एकोन 60 तो एक कम हो जाएगा, 60 में से एक कम हो जाएगा तो 59 बचेगा, ठीक है। नव 50 यानी तो 50 का मतलब है 50 और नव का मतलब है 9, तो भी 59 हो गया। तो ये चीज़ें आपको ऐसे करके समझनी है। अशीति मतलब है 80, अशीति मतलब 80 और एकोन अशीति, तो 80 में एक कम कर दो, एकोन का मतलब है एक कम कर दो, 79 हो गया। नव सप्तति, सप्तति का मतलब है 70, नव का मतलब है 9, 70 में 9 जोड़ोगे, 70 9 79 हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर पूछेगा एक सप्तति, तो सप्तति का मतलब है 70 और एक का मतलब है 1, 70 और 71 जोड़ दो। द्वि सप्तति, त्रिसप्तति, चतुसप्तति, इस प्रकार से आपसे करवाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, काम आपका हो जाएगा। आगे क्या है देखिए, नेक्स्ट देखिए नवति। नवति यहाँ पे समझो, नवति का ध्यान रखना है आपको, 90 होता है। अगर वो एकोन नवति पूछे तो नवति का मतलब 90, एकोन का मतलब एक कम हो गया तो 89 हो गया। नवासिति का मतलब 89 होता है, ये ध्यान रखना। एकाशति, ठीक है, एकाशति, ठीक है, तो आपका क्या हो जाए, अशीति का मतलब क्या होता है 80 और एक का मतलब एक जुड़ गया तो 81 हो जाएगा। एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुअशीति, तो इस प्रकार से आपको जोड़ते जाना है। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचोगे, देखो लास्ट में सप्तम का मतलब कितना 100, और अब आप पूछेगा कि एकोन सप्तम यानी 100 में से एक कम, तो 99 हो जाएगा, ठीक है, 99 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नवीति का मतलब 90 होता है, एक नवीति पूछेगा तो 90 प्लस 1 जोड़ दो, 2 नवीति पूछेगा तो 90 प्लस 2 जोड़ दो। तो इस प्रकार से आपको करना है। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड क्या है देखिए, चलो यहाँ पे समझो 1000 को क्या लिखोगे, सहस्त्रम, 10,000 को आयुक्तम, 1 लाख को लक्षम, 10 लाख को 10 लक्षम, 1 करोड़ को कोटि, 10 करोड़ को 10 कोटि। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए डीप में नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे इस क्लास को ले रहे हैं। चलो विभक्ति क्या होती है समझो, अगला टॉपिक आ गया विभक्ति। देखो विभक्ति क्या है, परिभाषा समझो। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप बदलते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। यानी विभक्ति क्या होती है, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जो रूप बदलते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। सरल भाषा में समझो, किसी शब्द का वाक्य में क्या है यह विभक्ति बताती है। चलिए अगली स्लाइड देखिए, अगली स्लाइड इसको ध्यान से समझिएगा। यानी जो विभक्ति है वो क्यों जरूरी है। विभक्ति से हमें पता चलता है कर्ता कौन है, काम करने वाला कर्ता होता है। कर्म क्या है, जिस पर काम हो रहा है, वो कर्म है। साधन क्या है, जिसके लिए काम हो रहा है, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड में समझिएगा, सारा आप क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, आप सारा क्लियर होगा। यहाँ पे देखो प्रथमा विभक्ति है, कौन है, कर्ता है, ठीक है। जहाँ पे कर्ता दिखेगा आपको क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे राम पढ़ती, तो राम क्या है, पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, राम पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कर्ता, तो जाहिर सी बात है विभक्ति क्या हो गई, प्रथमा हो गई। द्वितीया यानी किसको क्या, ये सेंस लगाओ, किसको क्या, तो यहाँ पे कर्म निकलेगा। यानी रामा पुस्तकम पढ़ती, राम जो है वो पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या करता है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो ये द्वितीय विभक्ति आपकी हो गई। तृतीय विभक्ति किससे,
यहाँ पे करण कारक का संबंध आएगा। जैसे रामा कलमेन लिखती, राम जो है कलम से लिखता है, कलम से आ गया तो यहाँ पे क्या है, करण से, इसका मतलब तृतीय विभक्ति आगे यहाँ पे हो गई। चतुर्थी किसके लिए, संप्रदान, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, संप्रदान कारक जो होता है उसमें होता है चतुर्थी विभक्ति। तो जैसे रामा गुरुवे पुस्तकम ददाती, यानी राम गुरु को क्या देता है, पुस्तक देता है। जो जहाँ पे भी दान करने की बात आएगी वहाँ पे आपका संप्रदान कारक होगा और विभक्ति होगी चतुर्थी। नेक्स्ट देखिए पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में अपादान कारक जो होता है वो पंचमी विभक्ति के अंतर्गत आता है, जिसमें होता है अलग होने की कंडीशन। जैसे वृक्षात फलम पतिति, यानी पेड़ से क्या है, फल गिरता है, तो पेड़ से फल गिरता है, फल जो है वो पेड़ से अलग हो रहा है। इस कंडीशन में जो विभक्ति होती है पंचमी होती है, कारक होता है अपादान। नेक्स्ट देखिए सृष्टि, यानी इसमें क्या है, किसका संबंध होता है, रामस्य पुस्तकम, ये राम की पुस्तक है, तो ये सृष्टि आपकी विभक्ति होगी। सप्तमी यानी कहाँ, अधिकरण, ठीक है, तो अधिकरण यानी में पर, तो रामा विद्यालय पढ़ती, राम विद्यालय में पढ़ता है, ठीक है, राम विद्यालय में पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या है, अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है, सॉरी हाँ सप्तमी विभक्ति है। संबोधन हे, ठीक है, ये पुकार, हे राम आगच्छत, हे राम आओ, तो यहाँ पे क्या है, ये आपको दिख रहा है ये संबोधन है। चलिए अगली स्लाइड पे आपको लेके चलते हैं। तो चलिएगा अगली जो स्लाइड है वो है कारक। वो क्या है, कारक है। कारक में क्या है, जो शब्द क्रिया के साथ संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। आसान भाषा में समझो, कौन कर रहा है, किस पर हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, यही कारक बताते हैं। चलिए अगली स्लाइड में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे समझो, देखो संस्कृत में कारकों की जो संख्या है वो 6 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है। अब यहाँ पे एक बात और समझिएगा, देखो संबंध तथा संबोधन कारक क्यों नहीं है, इसका कारण आगे आपको बताया जाएगा। यानी ये संबंध कारक है, ये संस्कृत में नहीं गिना जाता और संबोधन नहीं गिना जाता। तो 6 कारक कौन कौन से हैं, देखिए, एक है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा है संप्रदान कारक, पांचवा है अपादान कारक और छठा है आपका अधिकरण कारक। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिएगा, जो आपको बताया गया था कि ये 2 कारक नहीं होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा समझो। देखो जो 2 कारक नहीं माने जाते हैं, जैसे सृष्टि विभक्ति यानी संबंध, उदाहरण है रामस्य पुस्तकम, यानी राम की पुस्तक। कारण क्या है, ये क्रिया से सीधा संबंध नहीं रखता, ये क्रिया से सीधा संबंध नहीं बताती है, सिर्फ 2 संख्याओं के बीच क्या है, संबंध यानी रिलेशन बताती है, इसलिए इसे कारक नहीं माना जाता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है देखिए आपका, वो है क्या है, संबोधन विभक्ति। क्या है, संबोधन विभक्ति। उदाहरण देखिए, हे राम। कारण क्या है, इसमें कोई क्रिया का संबंध ही नहीं होता, इसमें कोई भी क्रिया का संबंध नहीं होता, यह सिर्फ किसी को बुलाने पुकारने के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए यह भी कारक नहीं माना जाता। तो संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है, 6 है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगली स्लाइड पे लेके चलते हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिएगा, कारक चार्ट आपके सामने है, ठीक है, कारक चार्ट आपके सामने है। देखो यहाँ पे है, देखो कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है, काम करने वाला। पहचान क्या है, पहचान है रे, ने, पहचान क्या है, ने। जिस वाक्य में ने आएगा तो वहाँ पे कर्ता कारक होगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ने आपको ध्यान रखना है, ने आपको ध्यान रखना है। कर्ता कारक में काम करने वाला और पहचान जो है ने, तो ये कर्ता कारक है और विभक्ति जो होगी यहाँ पे प्रथमा होगी, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो कर्म कारक। कर्म कारक में क्या है, जिस पर काम हो, यानी जिस पर काम हो, तो कर्म कारक में पहचान जो है वो को की होगी, वाक्य में को आपको दिखेगा। यहाँ पे ये विभक्ति की बात करें तो द्वितीय हो जाएगी। करण कारक क्या है, जिससे काम हो, यानी से द्वारा। जैसे माताजी चाकू से सब्जी काटती हैं, तो से द्वारा जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। विभक्ति की बात करें तो तृतीय विभक्ति होगी। नेक्स्ट है संप्रदान कारक, जिसके लिए या को लिए, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, चतुर्थी होगी, संप्रदान कारक, ठीक। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अपादान कारक यानी अलग होना, जैसे अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो अलग होने वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। और विभक्ति की बात करें तो आपकी पंचमी विभक्ति हो जाएगी। एग्जाम्पल दे रखा है, वृक्षात फलम पतिति, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण कारक। तो अधिकरण में क्या होता है, स्थान। स्थान का मतलब क्या है, क्या बताता है, स्थान बताता है। पहचान क्या है, में पर, यहाँ पे क्या होगी, सप्तमी विभक्ति।
ठीक है। तो कुल मिला के आपको कारक में क्या ध्यान रखना है, कारक संस्कृत में 6 होते हैं, 6 कारक आपके सामने हैं। कारक चिन्ह यानी पहचान आपके सामने है, कारक चिन्ह आपके ये हैं। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। पहचान क्या है? ने, को, से द्वारा, यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध काकी के संबंध में पर, ठीक है। अधिकरण काकी के होता है संबंध, अधिकरण में पर, संबंध कारक इसमें नहीं होता है अधिकरण में पर। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, चीज़ें आपकी कंफर्म हो जाएंगी। संस्कृत लगभग समाप्ति की ओर है, फाइनल प्रैक्टिस साइड इसके बाद चलेगा, ठीक है। तो बस इस वीडियो में चारों टॉपिक, आपके 4-5 टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।